एलसी एसी सर्किट, यानी कि एक ऐसा ऐसी सर्किट है जिसमें एक प्रेरकत्व कुंडली और एक कैपेसिटर है। सर्किट डायग्राम बहुत सिंपल है। कौन सा सर्किट डायग्राम हो गया ये? एलसी एसी सर्किट, ठीक है ना? बहुत सिंपल। हम का नियम अप्लाई करेंगे। क्या क्या है यहां पर? एल हमारे पास एक्स एल ओमेगा एल एक्स सी 1 में ओमेगा सी वैल्यू याद होना चाहिए। ये दोनों वैल्यू है। यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसका फेजर डायग्राम। अगर किसी ऐसी सर्किट में एल इंडक्टर हो तो उसका जो वोल्टेज है वो 90 डिग्री अग्रगामी रहता है और सी हो तो पश्चिमगामी रहता है। यहां पर दोनों मौजूद हैं, दोनों प्रेजेंट है, इसलिए क्या होगा? ये आपके पास वी एल और ये आपके पास सी, वी एल और ये वी सी हो जाएगा। ये सिंपल वाला फेजर डायग्राम बना रहे हैं हम। ये करंट हो गया। तो इसका रिजल्ट निकालने के लिए जो फॉरवर्ड में है उसमें से लेगिंग वाले को आप घटा रहे हो। रिजल्ट ये परिणामी वोल्टेज है। इसके लिए बहुत सिंपल होगा। ये क्या है? एलसी सर्किट के लिए इसे कैसे लिखेंगे? ये करंट है कि इस स्थिति में, यानी कि जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कौन हो, एल और सी, तब ये जो विभवांतर वी एल है ये वोल्टेज धारा से 90 डिग्री अग्रगामी और ये वोल्टेज वीसी धारा से 90 डिग्री पश्चिमगामी, यानी कि वोल्टेज वी एल और वी सी दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस रहा, कितना कालांतर रहेगा? 180 डिग्री। इसमें जो ओमिक रेजिस्टेंस है वो एब्सेंट है। ये फेजर डायग्राम हो गया इसका। अब वो तीनों चारों पॉइंट निकालना है जो बहुत ही सिंपल है। देखना यहां पर एक पॉइंट हमारे पास कौन सा, दूसरा कौन सा हो जाएगा भैया? प्रतिबाधा। और एक और कौन सा है अपने पास? अनुनादी आवृत्ति। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी रहेगी फेज डिफरेंस के स्थान पर, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। परिणामी वोल्टेज निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है, अग्रगामी में से पश्चिमगामी को घटा दिया है। बहुत सिंपल। क्या हो जाएगा आपके पास? V इज इक्वल टू वी एल माइनस में वी सी। अब यहां पर ये वाली चीज, इसको इक्वेशन नंबर नाम दे दो चाहो तो। ये नंबर 1 हो गई, ठीक है ना? अब क्या करोगे? वैल्यू रख रहे हो ना? कहां से? 1 हो गई है फर्स्ट वाली। V इज इक्वल टू वी एल का और वी सी का वैल्यू रख रहे हैं बस। यही रिजल्टेंट वोल्टेज है। ज्यादा से ज्यादा इसको क्या करोगे आप? ये I को कॉमन निकालकर रिसेंटली वैल्यू XL माइनस में XC, ये इसके लिए रिजल्टेंट वोल्टेज आ गया है। अब इम्पिडेंस निकालने के लिए तो रिजल्टेंट वोल्टेज की हेल्प लेते हैं अपन। रिजल्टेंट वोल्टेज ये करते आ रहे। रिजल्टेंट जो वोल्टेज है उसका फार्मूला यूज कर रहे हैं आप, देखना। ये V और I को अपॉन में लेकर गया हूं। क्या क्या बचा है आपके पास? XL माइनस में XC। अब यहां आपको कैसे कंपेयर करना है? ओम्स लॉ से। V इज इक्वल टू आई आर। मुझे केवल R का वैल्यू चाहिए तो V अपॉन में I चला जाएगा। R मतलब V बाई E और V बाई E मतलब R और R मतलब रेजिस्टेंस।
तो V बाई आई को क्या कहेंगे अपन? रेजिस्टेंस कहेंगे। रेजिस्टेंस कौन है? V बाई आई। तो यहां पर क्या करोगे आप कि उपर्युक्त, सही शब्द है ये, समीकरण की तुलना ओम के नियम से करने पर राशि, कौन सी राशि? ये वाली। अरे V बाई आई के स्थान पर R लिख सकते हैं कि नहीं अपन? तो ये R का वैल्यू मतलब प्रतिरोध का, और प्रतिरोध नहीं कह रहे हैं यहां पर, प्रतिरोध को हम प्रतिबाधा कह रहे हैं। तो कौन सी राशि हो जाएगी आपके पास? XL माइनस में XC क्या हो जाएगी? परिपथ की, बोलो, प्रतिबाधा को अंग्रेजी में इम्पीडेंस होगी। अर्थात क्या लिखने वाले हो? देखना, V बाई आई प्रतिबाधा को काय से डिनोट करते हैं, और काय का है ये LC। ठीक है, अब यहां पर बस ये वैल्यू रख दीजिए आप, XL माइनस में XC, ये इम्पीडेंस का फॉर्मूला हो गया। ज्यादा इसका वैल्यू रख दो आप। क्या अखिलेश? ZLC, यहां क्या लिखोगे? ओमेगा L और 1 में ओमेगा C। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालना है, सेपरेट 2 नंबर में भी हो सकता है। तो सबसे पहला तो है कि रेजोनेंस क्या है, केमिस्ट्री में भी पढ़ा आपने। केमिस्ट्री में रेजोनेंस नहीं पढ़ा? अनुनाद नहीं पढ़ा बेंजीन में? ठीक है ना? तो वैसे ही कुछ है, थोड़ी सी घटना चेंज हो रही है। अनुनाद का मतलब क्या होता है कि जब परिपथ की आवृत्ति स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाती है तो उसे क्या कहेंगे अपन? अनुनाद। अनुनाद कब उत्पन्न होता है? जब परिपथ की आवृत्ति स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाती है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट विल बी इक्वल टू द बिहेवियरली फ्रीक्वेंसी, या फिर यूं कहें कि जब प्रेरण प्रतिघात धारिता प्रतिघात के बराबर हो जाता है तो उसे अनुनाद की स्थिति कहते हैं। प्रेरण प्रतिघात धारिता प्रतिघात के बराबर हो जाता है, और प्रेरण प्रतिघात का मतलब कुंडली का प्रतिरोध, धारिता प्रतिघात मतलब संधारित्र का प्रतिरोध, ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं तो उसको क्या कह रहे हैं अपन? प्रेरण प्रतिघात। अब यहां देखो, केवल वैल्यू रख रहा हूं मैं, XL की जगह क्या रखोगे और यहां पर क्या रखोगे? अरे वैल्यू है कि नहीं अपने पास? अरे हाँ ना बोलो यार। क्या कर रहे हैं? ओमेगा उधर ले जा रहे हैं, ओमेगा की घात 2, 1 में कौन आया? LC। यहां से ओमेगा का स्क्वायर हटाया तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 में कौन? अंडर रूट में LC। सही है? देखें, सिंपल में ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, ये रिलेशन 11th में पढ़ा आपने। क्या कहते हैं इसको? आवृत्ति और कोणीय वेग में संबंध। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी और दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है? प्रत्यावर्ती धारा के लिए और दिष्ट धारा के लिए 0 होती है। यानी कि एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान 0 होता है। 1 मिनट के अंदर कोई भी बल्ब 50 बार जलेगा और 50 बार बंद होगा। यानी कि 1 सेकंड के अंदर, मिनट नहीं है, सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर किसी बल्ब में 100 बार क्रिया हो जाती है। बल्ब 50 बार जलता है और 50 बार बंद होता है। यानी कि प्रत्यावर्ती धारा ऐसी धारा है जिसका मान
और दिशा दोनों समय के साथ लगातार बदलते रहते हैं, और दिष्ट धारा उसका मान बदलता है, दिशा नहीं, केवल मान बदलता है, दिशा नहीं बदलने वाली। ठीक है, तो यहां पर आपके पास ये कौन सा रिलेशन है, कोणीय वेग और आवृत्ति में। कोणीय वेग की क्या परिभाषा हो सकती है कि वृत्तीय गति में विस्थापन परिवर्तन की दर, कोणीय वेग हो जाएगा। यहां पर वैल्यू रखो भैया 2 पाई और न्यू, 1 में कौन हो गया, रूट ऑफ एल सी। न्यू यहां पर अनुनादी आवृत्ति है, तो 2 पाई इधर आएगा, और ये आपके पास सिर्फ हल ही करा, इसको सॉल्व करा, कुछ भी नहीं है। ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है। अब करंट निकालना है ना अपने को, तो करंट में तो कुछ भी नहीं है। चौथा वाला आपके पास ओम लॉ अप्लाई करोगे, करंट निकालने के लिए I इज इक्वल टू V बाई आर आता है कि नहीं, तो आर की जगह इंपिडेंस हो जाएगा यहां पर LC का, और ये पिक वैल्यू के लिए ले रहे हैं इसलिए V नॉट आएगा। I नॉट मतलब पिक वैल्यू ऑफ करंट, V नॉट इज अ पिक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, यानी कि शिखर मान, उच्चतम मान। बस वैल्यू रख दीजिए आप, यही फाइनल है, V नॉट अपॉन में ZLC, तो आपको मिलने वाला है XL माइनस XC। चाहो तो उनके फार्मूले रख सकते हो।